क्या पशुपति पारस चिराग पासवान के सामने सरेंडर कर दिए हैं? ऐसी कई सवालें उठ रही है और चल रही है। उन सभी बातों पर हम अभी बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। पशुपति पारस जो मोदी सरकार के मंत्रालय में भी रहे पिछले महीने तक, 2-3 सप्ताह पहले इस्तीफा दे दिए। घटक दलों में उन्हें एक भी उनकी पार्टी को यानी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिला था। तो 3 दिनों पहले मिलते हुए नजर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से। और जब एनडीए की सीट बंटवारा हुई तो चिराग पासवान के लोजपा को 5 सीटें मिली, उनको एक भी सीट नहीं मिली। वही वक्त कई चीजें लोजपा को लेकर आगे के नेतृत्व और जो नेता हैं उसको लेकर वह तय होने लगा। पशुपति पारस को निश्चित तौर पर दरकिनार ही कर दिया गया। संभवतः यह भी देखी गई कि चिराग पासवान का मूड मिजाज कुछ और बन रहा था। उन्होंने अपने गठजोड़ जनता से बता करके बीजेपी में खलबली मचा दी थी। तो अब वहां से भाजपा को भी यह समझ आने लगा कि जो भीड़ है, जो कह सकते हैं कि क्राउड है, जो लोग जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं, वह चिराग पासवान के पास अत्यधिक संख्या में आ रहे थे। लगभग दर्जनों रैली सभाएं करके हर महीना में कई ऐसी आशीर्वाद यात्रा और ऐसी 3 सालों में जो बिहार का दौरा किया चिराग पासवान, उसी का नतीजा था कि उनको 5 सीट मिला। पशुपति पारस तो वह मंत्रालय संभाल ही रहे थे मोदी सरकार के, मगर इन तमाम चीजों को जब वह देखे कि हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला तो इस्तीफा दे दिए थे। फिर बातें चली कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से वह चुनाव लड़ेंगे। बातें यह भी चली कि उनके नेता कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष के पास चक्कर लगाते हुए नजर आए, मगर संभवतः कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। राजद ने इन बातों को साफ तौर से प्रेस मीडिया के सामने कह दिया कि पशुपति पारस में वो उस तरह का उनका क्रेज नहीं है, जान नहीं है, यानी सीधे तौर पर उनको नेग्लेक्ट करते हुए नजर आए थे। तो अब यहां से पशुपति पारस क्या करें? कई बातें चल रही थी कि राज्यसभा भेजेंगे, राज्यपाल बनाएंगे। ये बातें भविष्य के गर्भ में है, मगर अभी फिलहाल पशुपति पारस के सामने कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। तो निश्चित तौर पर वह इन बातों को मुखर रूप से कहते हुए नजर आए। जो यह कहते नजर आ रहे थे कि हाजीपुर से हमारा टिकट कौन काट सकता है, हाजीपुर से हम सांसद हैं, हम दावेदार हैं, हम मंत्री हैं। उनके नेता भी कई कयास लगाया करते थे, मगर उन सभी चीजों पर अब कह सकते हैं कि वह झूठ करार दी गई है। और अब पशुपति पारस चक्कर लगा रहे हैं फिर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। 3 दिनों पहले तस्वीरें सबके पास आई, प्रिंस राज भी नजर आए थे उसमें, जो समस्तीपुर से सांसद थे। उनको भी इस बार सीटें टिकट नहीं मिली। महबूब अली कैसर को नहीं मिला, चिराग पासवान क्लियर ही कर चुके हैं। और साथ ही सूरजभान सिंह, उनके भी नाम पर कोई वैसी चर्चाएं नहीं हुई, वह भी किसी पार्टी और दल में जाते हुए। इन सभी को एक शॉट लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का प्रभाव और जनाधार इतना बढ़ा और इतना चीजों तक वह गया कि आरएलजेपी सीधे तौर पर अब कह सकते हैं कि सरेंडर हो गई है चिराग पासवान के सामने। अब उनके नेता विरोध करते हुए नजर नहीं आते। इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा क्योंकि 5 सीटें लाकर चिराग पासवान ने जो 3 सालों से युद्ध चल रहा था दोनों परिवार का, वह थम गया। मगर जब पशुपति पारस जी से यह पूछा गया कि आप किस तरफ से किनके प्रचार में जाएंगे, नहीं जाएंगे, चिराग पासवान के प्रचार में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उनका साफ कहना था कि हम नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं। यानी मोदी को लेकर वह उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि एक चीज यह भी है कि वह प्रभावित भी हैं, एक चीज यह भी है कि वह राजनीति भविष्य जो और बेटे भतीजे हैं उनकी भी सेटलमेंट निश्चित तौर पर वहां से भविष्य दिखता है। क्योंकि विधानसभा कब हो जाएगा, विधानसभा यह किसी को पता नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि इसी साल 24 के दिसंबर तक, 25 के फरवरी तक, अलग अलग बातें हो रही है। वैसे अंत समय 1.5 साल बाद है और कब विधानसभा हो जाए। नीतीश कुमार का जिस प्रकार से बयान आते रहता है, मर्जी की बातें आती रहती है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का जिस प्रकार से बिहार में दौरा हो रहा है, जेपी नड्डा, सही तौर पे बीजेपी के नेताओं की बिहार पे नजर है, तो कब विधानसभा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है।
तो कहीं ना कहीं इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पशुपति पारस ने ये समझा कि भाजपा के साथ ही रहने में भलाई है। राजद की ओर से इस प्रकार से कड़वे बयान आए उनके लिए कि वहां पर सीटों का सेटलमेंट होना मुश्किल नजर आया। कांग्रेस में भी वही बातें नजर आई। तो अब जदयू बच गई, तो जदयू अभी एनडीए में है, तो वहां कैसे जाएंगे? अगर जदयू उधर होती तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिस प्रकार से पिछली बार पार्टी टूटने में उनकी पार्टी और अहम शीर्ष नेताओं की अहम भूमिका थी और पशुपति पारस को पुराने मित्र बताते रहे नीतीश कुमार, तो उधर सेटलमेंट हो सकती थी। मगर नीतीश कुमार भी अभी एनडीए के साथ है और वह नहीं चाहते कि चिराग पासवान नाराज हों और फिर से हमारे कैंडिडेट पर उम्मीदवार खड़ा करके और भाजपा और एलजेपी का वोट ना आने देने का 2020 वाला समीकरण बने। तो यहां पर यह कह सकते हैं कि चिराग पासवान के सामने कई चीजें सरेंडर होती हुई नजर आई। केवल पशुपति पारस ही सरेंडर नहीं हो रहे, वहां पर भाजपा भी कहीं ना कहीं इन बातों को, उन ताकतों को समझ रही थी। जदयू तो समझ ही रही है और साथ ही घटक दल में तो चाहे वो चिराग पासवान हो या कोई हो, सबको सभी की वोटें ट्रांसफर कराने का एक बातें हैं। उस पर भी हम खबरें लाएंगे कि क्या मद्देनजर बातें चल रही है, क्या जमीन पर बातें हो रही है, उन सभी चीजों पर बातें लाएंगे। मगर फिलहाल यह पशुपति पारस को लेकर थी बातें, क्या वो सरेंडर कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर यही बातें समझ में आई कि वह 40 सीटों पर जिताने के लिए काम करेंगे और मोदी जी के सपनों को पूरा करने की बातें वह कहते रहे। साथ ही 400 सीटें लाना, मोदी जी को देव दुर्लभ नेता भी बताना, ईश्वरीय शक्ति वाला, ताकत वाला नेता बताना, तो ये बातें पशुपति पारस की तरफ से निकलकर आई है। जो बातें हमने सुनाने बतलाने का प्रयास किया है कि लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स पर हमारी नजर है, हम लगातार सुना रहे हैं, ला रहे हैं, बता रहे हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।